गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए, ये हिस्ट्री का हम लोग कर रहे हैं गवर्नर जनरल, मतलब मॉडर्न इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र का ये क्वेश्चन है आप लोगों को दोस्तों। पूर्वावलोकन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें हम आधुनिक भारत का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कि गवर्नर जनरल टॉपिक है, जिसका हम नोट्स कर चुके थे 50, 51, 52, ये 52 क्वेश्चन तक कर चुके थे हम। आज इसके बाद वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करते हैं कि घटना चक्र का ये टॉपिक आज हम ख़त्म कर दें ताकि अगले दिन हम नेक्स्ट टॉपिक कर पाएँ। तो दोस्तों हम लोग के साथ कीजिए, टाइम ना जाता हम लोग का व्यक्तित्व, तो हम लोग जल्दी स्टार्ट कर दें। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। जो अभी तक मेरा वो दोनों वीडियो नहीं देखे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी का नाम था दोस्तों। ठीक, 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, कब संपन्न हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड एलन बरो के समय संपन्न हुआ था। अंग्रेजों का सिंध विजय कब संपन्न हुआ? तो लॉर्ड एलन बरो के समय संपन्न हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के काल 1842 से 44 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। उसके बाद 54 नंबर दोस्तों है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में किया था। सिंध पर ब्रिटेन ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में किसने विलय किया दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया। उसके बाद है दोस्तों, सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ये कौन था दोस्तों? जेम्स ऑट्रम था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स ऑट्रम था दोस्तों। देखिए 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स ऑट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। ऑट्रम की रिपोर्ट को दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन था दोस्तों? हाँ, ऑट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था दोस्तों? तो बम्बई और थाने के मध्य हुआ था दोस्तों, बम्बई और थाने के मध्य। 59 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो 1853 ईस्वी में शुरू हुई। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई दोस्तों? तो 1853 ईस्वी में। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की दोस्तों? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की। 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ दोस्तों, कब हुआ? डफरिन के समय में हुआ था दोस्तों। देखिए 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1886 को मिलाया गया दोस्तों,
जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी थे। देखिए, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित किया, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया दोस्तों। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को। बोझला जा रहा, 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। तो 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था 1 नवंबर 1858 को, तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने? तो 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया दोस्तों। 1877 ईस्वी में सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिवेशन के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7वां को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज 5 को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था दोस्तों? तो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक था। दोस्तों, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है दोस्तों? तो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त नीति अपनाया था। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराई, पूर्ण निष्क्रियता, कुशल अकर्मण्यता का नीति जॉन लॉरेंस, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से तथा व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1884 से 88 ईस्वी में की थी दोस्तों। देखिए, 71वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग का सुमेल इसमें नहीं होगा, उच्चतम निष्क्रियता का। बाद बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त है, लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि है, लॉर्ड डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी व्यापकता के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय प्रारंभ किया गया था दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन से संबंधित है दोस्तों। देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। अन्य तीनों युग में सम्मिलित है दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया दोस्तों? तो 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त किया गया। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपुताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपुताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपुताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है दोस्तों, और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, और सीनियर ऑप्शन सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंध नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा दोस्तों। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमायूं, गढ़वाल और शिमला जैसे अंग्रेजों को सौंपे गए। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी सिंधी का विलीनीकरण, ये भी गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है दोस्तों। देखिए, सही सुमेलित है लॉर्ड एलनबरो। सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय करवाया। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण, और लॉर्ड डलहौजी दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी, और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी, ये सब सम्मिलित है दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, तो इसमें 4 नंबर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण से संबंधित है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीय चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना से संबंधित है दोस्तों। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना से संबंध नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो ये कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो जॉन लॉरेंस। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है दोस्तों? तो जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि इसके वायसराय काल 1864 से 1869 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई।
80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई दोस्तों, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई दोस्तों। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देखिए दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यह वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो था। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना की मतलब जनसंख्या की जनगणना करवाई दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो था। 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसका हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो लॉर्ड मेयो की हत्या। 84 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिटन था। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन दीर्घकाल तक रहा भारत का वायसराय। देखिए, ब्रिटिश वायसरायों में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत वायसरायों में सर्वाधिक दीर्घ कार्यकाल था। देखिए, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी 7 वर्ष तक रहे थे। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी तक 4 वर्ष तक रहे। और लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 6 वर्ष रहे। और लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 3 वर्ष रहे दोस्तों। 1887 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो लॉर्ड रिपन द्वारा बोल रहा है। 1880 में इंग्लैंड में ग्लेडस्टोन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लेडस्टोन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था, जिसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया, हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 ईस्वी था। रिपन देश की नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला, उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। देखिए, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट विले विवाद किससे संबंधित था दोस्तों? तो इल्बर्ट विले विवाद दोस्तों यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था दोस्तों। सर बीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर एक हुए विवाद के कारण 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। 90 नंबर क्वेश्चन है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए
प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन था वह व्यक्ति। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, एक नंबर बोला जा रहा है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। और एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठन करने में अग्रगामी थे दोस्तों। तो केवल 2 ऑप्शन सही है। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। देखिए, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। अतः केवल कथन 2 सत्य है दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिकों वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन से संबंधित यह कथन सुमेलित नहीं है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। राज अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है दोस्तों। देखिए, 94 नंबर में है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। क्लाइव, क्लाइव देखिए दोस्तों क्या है, बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। सी डी ए बी होगा दोस्तों, CDAB। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और चार्ल्स मेटकॉफ दोस्त प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने से संबंधित है। और कर्जन बंग विभाजन से संबंधित है दोस्तों। और है दोस्तों, क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। देखिए लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में सबको पता है, व्यक्तिगत के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। देखिए एक का डी कहाँ है, देखिए ए बी होगा, ए में ऑप्शन सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा के निषेध से संबंधित है दोस्तों। और लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन से संबंधित है। और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है दोस्तों। देखिए व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें तथा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी व नागपुर विलय कर ली गई। विलियम बेंटिक ने 1829 के 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य
स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था और बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में कर्जन ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 96 में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों सही है, लॉर्ड एलनबरो सिंध के विलय से संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय से संबंधित है, बाद बाकी कोई संबंधित नहीं है दोस्तों। देखिए 96 में लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी के समय में 1843 ईस्वी में सिंध के विलय किया। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी दोस्तों। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग विभाग बनाया और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी दोस्तों लॉर्ड कर्जन के काल में। 99 में निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। तो लॉर्ड इसमें कर्जन ही होगा दोस्तों। देखिए 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों मेयो तथा अर्गिल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। 100 नंबर में दोस्तों प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था दोस्तों। तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की और ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था दोस्तों। और 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो जीके गोखले ने की थी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो जीके गोखले ने की थी। देखिए लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी दोस्तों। और लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 103 नंबर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। उपयुक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम है दोस्तों। 103 नंबर क्वेश्चन ए सही है, 1 2 3 4 होगा। लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। दोस्तों देखिए प्रश्नगत वायसरायों की सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी, लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी। 104 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों दोनों ऑप्शन सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ये दोनों सही है दोस्तों। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चोल, नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। 105 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा।
फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि उसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। देखिए दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह पहली बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी। इसके निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस कई कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वे 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह दृढ़ इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रहे कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। 107 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की दोस्तों? तो लॉर्ड मिंटो। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था दोस्तों। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था दोस्तों? तो लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 था। इसके समय चौड़ी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉल एक्ट का निरसन हुआ। और 109 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन के द्वारा ये सही नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स द्वारा चालू किया था, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा किया गया था और इल्बर्ट विल रिपन के द्वारा आया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबद्ध पत्र की चेतावनी दे सकती थी अथवा इससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी और यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापाखाने को भी जब्त कर सकती थी। असरकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश भारत में ही ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। प्रश्नगत अन्य तीनों युग्म सुमेलित है दोस्तों। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सुमेलित नहीं है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन के द्वारा ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी ठगी का दमन विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, इल्बर्ट विल रिपन के द्वारा लाया गया और रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 111 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ दोस्तों? लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए और नीचे देखिए कोड की सही मिलान कीजिए दोस्तों। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
सबसे पहले देखिए चूक का सिद्धांत हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा किया गया, और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और बंगाल में दोहरा शासन, बंगाल में दोस्तों दोहरा शासन किसके नेतृत्व में किया गया, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दोस्तों किया गया है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों सही सम्मिलित इस वक्त चूक का सिद्धांत हड़प नीति डलहौजी के द्वारा, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के द्वारा, सामाजिक सुधार बेंटिक के द्वारा। दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन है सही सुमेलित मतलब कोट का सहायता सही सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए इसका आंसर नंबर ए सही होगा, 1 का 3 होगा दोस्तों, 1 का 3। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा अधीन, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस था दोस्तों। और बी का 2 है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन क्या होगा, जेम्स एंड्रूज ब्राउन रेमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किस। और सी का 4 है दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन दोस्तों, तो सी का हो जाएगा दोस्तों 4, गिलबर्ट जॉन इलियट मरे कर्निमांड मिंटो का अर्ल। और डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। 1 नंबर सही होगा, आर्किबाल्ड पर्सिवल वेवेल बाइकाउंट और अर्ल वेवेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई। यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं है तो इसका उत्तरवर्ती कॉर्नवालिस क्रमानुसार उत्तर होगा। इसका प्रश्नानुसार देखिए दोस्तों, 1833 का एक्ट डलहौजी की नियुक्ति हुई, 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति हुई, और 1935 का एक्ट वेवेल की नियुक्ति हुई दोस्तों। और 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। संभलपुर कब विलय हुआ दोस्तों, 1849 ईस्वी में, सतारा 1848 में, और अवध हुआ 1856 में, और झांसी हुआ 1854 में दोस्तों। देखिए संभलपुर 1849 में, सतारा 1848 में, और अवध 1856 में, और झांसी 1854 में। 1853 ईस्वी में अधिकृत किया गया था। 115 में दोस्तों मिलान करना है फिर से। सिक्किम का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय, झांसी का विलय, उत्तर चुनना है दोस्तों। देखिए डी में ऑप्शन सही है, 1 3 2 4, 1 3 2 4। सबसे पहले दोस्तों सिक्किम का विलय हुआ, तब पंजाब का विलय हुआ, तब झांसी का, तब बर्मा का विलय हुआ दोस्तों। देखिए सिक्किम का विलय 1817 में हुआ, पंजाब का विलय 1849 में, झांसी का विलय 1853 में, बर्मा का विलय 1886 में। देखिए दोस्तों ध्यातव्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था। इसके 7 फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी दोस्तों। 116 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा दोस्तों। देखिए 1857 के विद्रोह के समय को अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलौत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनसे हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने वाले साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। ये हमारे गवर्नर जनरल का जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों आधुनिक भारत का सारा खत्म कर चुके हैं दोस्तों। जो अभी तक नहीं देखे इससे पिछला वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।